हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैंने तो कुछ होमवर्क दिया था तुम लोगों को, बोला था कि भाई जो तुमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जो सारी चीजें तुमने 9th क्लास में पढ़ी हैं वो थोड़ा एक बार रिवाइज करके आना है, जिससे ये टॉपिक आगे बढ़ सके, क्योंकि वही चीजें जो हैं इसमें डिटेल में है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हमें पता होना, नॉलेज होनी चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें हम लोग 9th में करके आ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो उसे करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं अब। लास्ट टाइम पे मैंने तुम्हें बता दिया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। बहुत सिंपल सी थ्योरी थी। थ्योरी क्या थी कि भाई जो एवरी सब्सटेंस, हर कोई सब्सटेंस जो होता है वो सिर्फ किससे बना होता है, एटम से बना होता है। और एन एटम इज एन इनडिविजिबल यूनिट। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, कि एटम सबसे छोटी यूनिट होती है जो बाद में डिवाइड और पार्ट्स में डिवाइड नहीं की जा सकती। ठीक है, यही बताया था एटम की डेफिनेशन, यही है। सॉरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यही है। लेकिन तुम्हें पता है बाद में ड्रॉबैक्स भी लिखा दिए थे मैंने। ड्रॉबैक्स क्या थे कि भाई एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो मैंने बोला था कि भाई एटम जो है वो डाल्टन ने जो है वो गलत बोला है कि भाई डिवाइड नहीं किया जा सकता। डिवाइड बिल्कुल किया जा सकता है। एटम के अंदर सब पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो वो थ्योरी फेल हो गई थी। तो फिर हमने क्या किया, चलो हमें पता तो अब मेरे को क्या पता कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कैसे होते भी या नहीं होते एटम में। तो क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो डाल्टन की थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग पार्टिकल्स की खोज की। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स की जो है वो क्या किया, इन्वेंशन किया है। तो अलग अलग पार्टिकल्स का जो इन्वेंशन अगर उस किया है, तो उसमें सबसे पहला जो था हमारा, जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे हैं सबसे पहले, वो है अपनी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली जो हेडिंग हम लोग डाल रहे हैं वो है अपनी बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई वो हमें बताना है। ठीक, तो बेटा अब क्या करेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो एक साइंटिस्ट था माइकल फेराडे। अब माइकल फेराडे ने जो है उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में लिख रहा हूं जिसे हम लोग बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, शायद हो सकता है ये तुम्हारी 9th क्लास में भी हो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, यहाँ तो हम लोग अच्छे से करने ही वाले हैं। तो क्या था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई उस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। शुरुआत वाला पार्ट क्या है बेटा इस चैप्टर का, दो कुछ चीजें हैं जो अभी सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, फिर प्रोटॉन की हुई, फिर न्यूट्रॉन की हुई, फिर कुछ मॉडल्स आए, थॉमसन आया, रुदरफोर्ड आया। लेकिन जैसे ही फिर हम बोर पे आएंगे, फिर अपना जो मेन चैप्टर का पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें, बेसिक सी चीजें, ये तुम पहले भी पढ़ते आए हो, अब भी पढ़ लोगे। ठीक है, सिंपल थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन इनसे बनते हैं, कोई न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कोई बनता नहीं है। तो सिर्फ याद रखने के लिए ये चीजें होती हैं कि भाई ये तुम्हें पता होना चाहिए, इनसे कोई क्वेश्चन वोश्चन कभी आता नहीं। ठीक, जो मेन पार्ट है वो बोर मॉडल से स्टार्ट होगा और बहुत सारी चीजें स्टार्ट होंगी फिर तो। फिर इस चैप्टर में और भी मजा आने लगेगा कि भाई क्या और एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग और क्या क्या चीजें उसके अंदर एनालाइज कर सकते हैं, क्या और चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमें देखनी है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट का नाम मैं बता रहा हूँ, नाम है अपना कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, फेराडे ने क्या एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी। ये हो गया अपना, एक क्या ली, मेटल की प्लेट ली, एक ग्लास ट्यूब ली यू शेप्ड की। ये जो ट्यूब है इसे हम बोल रहे हैं ग्लास ट्यूब है यू शेप्ड की। इस ग्लास ट्यूब में दो मेटल की प्लेट्स लगा दी। दो क्या लगा दी है, मेटल की प्लेट्स लगा दी है। एक मेटल की प्लेट ये रही, एक मेटल की प्लेट ये रही। ठीक है, दोनों मेटल की प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
अब तुम्हें सबको पता है बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जैसे एक बैटरी का रिप्रेजेंटेशन सबने पढ़ा होगा ये होता है, ठीक है। तो ये जो बड़ी वाली जो लाइन है वो कौन से इलेक्ट्रोड को बताती है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बताती है, और जो छोटी वाली लाइनें होती है किसको बताती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को, ठीक है। सबको पता होना चाहिए, वैसे तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे तो आया ही जाएगा, लेकिन बहुत कॉमन सी बात है। तो एक बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसको नहीं पता है। ये जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करती है, ये छोटी है जो नेगेटिव। तो जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उस इलेक्ट्रोड को बोल देते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड को क्या दे दिया मैंने, उसके उस पे पोलैरिटी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ठीक है। और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो इलेक्ट्रोड कैसा हो गया अपना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोला जाता है कैथोड, ध्यान रखना। 12th के अंदर बहुत और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसे यहाँ क्या बोल देते हैं हम लोग, कैथोड। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एनोड बोल देते हैं। अब कोई किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रोड क्या होता है, कोई सोच रहा होगा सर ये इलेक्ट्रोड क्या है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं बेटा। जो मेटल की प्लेट तुमने लगाई है, जो मेटल की प्लेट तुमने लगाई है यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिनको हम वायर से बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अरे भैया, अब इस बैटरी से कनेक्ट करने के लिए, वायर को कनेक्ट करने के लिए कुछ होना तो, कोई मेटल तो होना चाहिए ना, मेटल की प्लेट तो होनी चाहिए। और मेटल की प्लेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं पता कि कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे नाम की कोई चीज होती है। तो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने जा रही है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कोई पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक इस ट्यूब का ही नाम क्या है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है बेटा डिस्चार्ज, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब नाम हो गया, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड कैसा होता है बेटा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक। और तुम्हें अगर ध्यान से देखोगे तो इस एनोड में ये कुछ डॉट डॉट दिख रहे होंगे, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब है ये जो एनोड है, ये जो एनोड है बेटा, ये परफोरेटेड है। ये एनोड जो है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब है बेटा पोर्स है इसके अंदर। परफोरेटेड का मीनिंग क्या है कि इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या है, पोर्स हैं इसके अंदर। पोर्स मतलब इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से छेद हैं कि अगर इस पे कोई पार्टिकल टकराएगा तो वो वापस नहीं लौटेगा, वो पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से छेद हैं जिनसे कोई पार्टिकल अगर आया और टकराया तो यूं नहीं है कि वो टकरा के वापस चला गया, वो टकरा के आर पार हो जाएगा, और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो एनोड जो लिया है वो मैंने वो परफोरेटेड लिया है। क्यों लिया है वो अभी समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं एप्रेटस बता रहा हूँ कि एप्रेटस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। कैथोड है, एनोड कैसा है, परफोरेटेड है। एनोड कैसा है, परफोरेटेड है, ठीक। दूसरी बात, अब क्या किया उसने, दो मेटल की प्लेट्स लगा दी, लेकिन एनोड कैसा था, परफोरेटेड था। अब क्या किया, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया, बैटरी जैसे ही चालू की, अच्छा कोई कहेगा ये वैक्यूम पंप ये जो लगाया हुआ है ये क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रेशर को मेंटेन रखेंगे। ये जो है यहाँ से हम लोग प्रेशर क्या रख पाएंगे, मेंटेन रख पाएंगे कि भाई हमें प्रेशर कितना रखना है एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट कितना प्रेशर झेल सकता है कितना नहीं झेल सकता, उसको मेंटेन रखने के लिए हमने एक वैक्यूम पंप लगा दिया जो प्रेशर को मेंटेन रखता रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि भाई इस ग्लास ट्यूब के अंदर मान लिया कुछ किसी भी रीजन से भी आएगा, किसी भी रीजन से बहुत सारी गैसेस बन गई इस ट्यूब के अंदर, और गैसेस बहुत सारी बन गई, तो गैसेस तो हमेशा मेरे को पता है क्या लगाती हैं, क्या लगाती हैं, अगर बहुत सारी गैसेस बन गई इसके अंदर तो गैसेस तो प्रेशर लगाती हैं। तो ये नहीं कि भाई ग्लास ट्यूब फट जाए, इसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि ट्यूब फट जाए, तो उसको इस ये चीज ना हो उससे बचने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया है जो प्रेशर को मेंटेन रखेगा, ज्यादा भी हो गया तो कम कर देगा, ठीक है। अब क्या करा है, तो ये तो एप्रेटस समझ में आ गया तुम्हें क्या क्या चीजें हैं और क्यों है।
ये क्या लिखा हुआ है, फ्लोरेसेंट कोटिंग। एक चीज कैथोड समझ में आ गया, एनोड समझ में आ गया, वोल्टेज समझ में आ गया, वैक्यूम पंप समझ में आ गया, परफोरेटेड समझ में आ गया, और एक चीज और लिखी है फ्लोरेसेंट कोटिंग। फ्लोरेसेंट कोटिंग का मतलब क्या है, ये जो तुम्हें येलो येलो दिख रहा है ना, ये फ्लोरेसेंट कोटिंग का मतलब क्या है। फ्लोरेसेंट कोटिंग का मतलब है कि इस पे कोई चीज अगर टकराएगी, अगर कोई भी हाई एनर्जी के पार्टिकल यहां पर आएंगे और इससे टकराएंगे तो ये चमकेगी। जब भी कोई पार्टिकल इस पे आके टकराएगा तो ये जो स्क्रीन है, ये जो कोटिंग है, जिसकी ये परत लगाई है तुमने, ये परत जो है इस पे ना चमक पैदा होगी। ठीक है, तो जैसे ही इस पे कोई चीज टकराई तो ये चमकने लगेगा। ठीक है, जो हमें पता लगाएगा, अब मान लिया तुमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ से कुछ ये इस पे कोई चमक नहीं आई, मतलब यहाँ पे कोई ग्लो नहीं आया, तो ग्लो नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब यहाँ कोई चीज टकराई नहीं है। तो ये अगर टकराती तो ग्लो आता। और मान लिया 10 मिनट के बाद देखा तो ये जो कोटिंग है ये चमक रही है, ग्लो कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई चीज क्या हुई है, टकराई है। ठीक है, तो ये इसने हमने कोटिंग लगा दी, फ्लोरेसेंट कोटिंग लगा दी। ठीक, फिर क्या किया, तो ये तुम्हें एपरेटस समझ में आ गया, सारा कुछ क्या आ गया होगा। ठीक, उसके बाद जो है करा क्या था साइंटिस्ट ने, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया था, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई हुआ, व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। मेरे को पता है जैसे ही बैटरी चालू होगी करंट फ्लो करने लगेगा, जैसे ही तुम इस बैटरी को चालू करोगे तो करंट बहेगा। करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग flowing through a stream of particles, through a stream of particles moving in the tube, moving in the tube from negative electrode, from negative electrode, negative electrode का मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड, कैथोड, from negative electrode to positive electrode, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड, एनोड। हाँ जी, टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, these particles, these particles are called cathode rays. These particles are called cathode rays. क्या बोलते हैं इनको हम लोग, कैथोड रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड रेज। These particles are called cathode rays. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल्स को बोला जाता है कैथोड रेज। ठीक है, अब ये क्या लिखा है मैंने वो थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ जी, इसका मतलब क्या है बेटा, कि जैसे ही तुम वोल्टेज अप्लाई करोगे करंट बहने लगेगा। जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो होता क्या है बेटा, कुछ पार्टिकल्स करंट फ्लो करता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पार्टिकल्स बाहर जाते हैं। जैसे ही करंट अप्लाई हुआ तो साइंटिस्ट ने क्या देखा, कुछ पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। और फिर उसने पता कैसे लगाया कि भाई एनोड की तरफ ही जा रहे हैं, कैथोड से ही जा रहे हैं और एनोड की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही करंट अप्लाई किया होगा, ये जो स्क्रीन लगाई थी उसने फ्लोरेसेंट कोटिंग वाली, ये स्क्रीन चमकने लगती है। अगर इस कोटिंग को मैं यहाँ लगा देता तो यहाँ पर कोई ग्लो नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं करंट फ्लो करता हूं तो ये स्क्रीन चमकने लग जाती है। अब ये स्क्रीन जब चमकने लग जाती है तो ये कंफर्म करती है कि कोई पार्टिकल्स आए थे जो कैथोड से चले थे और एनोड की तरफ आए थे। ठीक है, इसीलिए मैंने कौन सी कैसा एनोड बनाया था, परफोरेटेड बनाया था। कैसा बनाया था, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब ऐसा बनाया था जिसमें कोई चीज, जिसपे कोई चीज आए तो वो आर पार हो जाए, यानी कि वापस लौट जाए। पोर्स हैं, छेद हैं बहुत छोटे छोटे। ठीक है,
तो जैसे ही करंट अप्लाई किया तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते दिखाई दिए। दिखाई तो देंगे नहीं बेटा, क्योंकि थोड़ी आंखों से दिखते नहीं कोई पार्टिकल्स, है ना, बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन कंफर्म कैसे हुआ इनकी प्रेजेंस, इन पार्टिकल्स की प्रेजेंस हमने कंफर्म कैसे की? बाय दिस फ्लोरेसेंट कोटिंग, बाय दिस फ्लोरेसेंट स्क्रीन, बिकॉज इट विल ग्लो आफ्टर सम टाइम, ये ग्लो करने लगती है, ठीक है। और इन पार्टिकल्स को उस साइंटिस्ट ने नाम दे दिया कौन सा? कैथोड रे या कैथोड रे पार्टिकल्स। उसका नाम उस साइंटिस्ट ने दे दिया कौन सा? कैथोड रेस। उसको इस साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है बेटा कैथोड रेस। क्यों कैथोड रेस नाम दिया उस साइंटिस्ट ने? कैथोड रेस नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं वो कैथोड से निकले थे। ये जो पार्टिकल्स निकले थे वो इस कैथोड, ये जो मेटल की ट्यूब है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैथोड बोल रहे हैं, इस मेटल की ट्यूब से बाहर निकले थे ये पार्टिकल्स। जब बैटरी चालू हुई थी तो बैटरी ने क्या किया? इस मेटल के अंदर से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकाल दिए। इस क्या कहते हैं, इस बैटरी ने क्या किया? इस कैथोड के अंदर, ऑब्वियसली है क्या, मेटल की प्लेट है, तो इस मेटल की प्लेट में से उसने क्या बाहर निकाल दिए? कुछ पार्टिकल्स बाहर निकाले। तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं इसके अंदर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। इसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। तो अच्छे से कर देते हैं। हाँ, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कैथोड रेस बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत? ठीक। प्रेजेंस कैसे पता लगी? प्रेजेंस कैसे पता लगी कि भाई ये पार्टिकल्स कैथोड से चले एनोड की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि ये स्क्रीन चमक रही है, फ्लोरेसेंट कोटिंग जो है। कोई तुमसे अब पूछेगा सर ये बताओ, ये जो ZNS की स्क्रीन है, ये जो ZNS की स्क्रीन है, ये इसमें ऐसा क्या है, ये किस मटेरियल की बनी है जो ये चमकती है? तो ध्यान रखना ये ZNS की स्क्रीन होती है। किसकी स्क्रीन होती है बेटा? ये ZNS स्क्रीन होती है, जिंक सल्फाइड। किसकी? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है बेटा ये, है ना, जिंक सल्फाइड बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो फ्लोरेसेंट कोटिंग होती है वो जिंक सल्फाइड की होती है, जो चमकती है जब इस पे कोई हाई एनर्जी पार्टिकल आके टकराता है। तो समझ में आ गया? तो अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉन की, मैंने इलेक्ट्रॉन का नाम भी नहीं लिया, मैंने, ध्यान रखना। मैंने तो अभी बोला है जब वोल्टेज लगाया, वोल्टेज पास कराया, जैसे ही वोल्टेज चालू किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकले जो किस तरफ भागे? एनोड की तरफ भागे। जिन पार्टिकल्स को, उन पार्टिकल्स की जो रेज है, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनकी जो रेज बनेंगी, उन रेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैथोड रे। उन पार्टिकल्स को क्या बोल सकते हैं? कैथोड रे पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, तो अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। अब रिजल्ट्स क्या है इस एक्सपेरिमेंट के, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से उस साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूड कर दिया वो हम देख लेते हैं। क्या कंक्लूड किया? पहला पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं बेटा। रिजल्ट्स क्या है कि कैथोड रेज जो होती हैं, कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होती है बेटा? कैथोड से। कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, कैथोड रेज जो होती हैं वो कैथोड से चलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। पहला पहला पॉइंट ये हो जाए। क्लियर है? सबको दिख रहा है ना? कैथोड रेज चलती किससे? कैथोड से, और किस तरफ जाती है? एनोड की तरफ जाती है। दूसरा पॉइंट है दीज रेज आर नॉट विजिबल। दीज रेज आर नॉट विजिबल, but their behavior is observed, but their behavior is observed observed with the help of fluorescent screen, with the help of fluorescent screen।
with the help of fluorescent screen. ठीक है, which will glow when a particle strikes them. When a particle strikes it. तो ये रेज जो है देखी नहीं जा सकती, लेकिन इनका बिहेवियर हमें बताते हैं एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन से, जो ग्लो करता है जब एक कोई पार्टिकल इसके ऊपर पड़ता है तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? इन दी, अब ये एक मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं, इससे मैं समझाऊंगा। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, these rays travel in straight line. इन स्ट्रेट लाइन। हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक भी मैंने इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लिया है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही है, लेकिन अब तक कुछ पता ही नहीं लगा। अभी तक तो सिर्फ मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या लिया गया था, और जब वोल्टेज अप्लाई किया था तो क्या क्या हुआ था। कुछ पार्टिकल्स निकले थे, कैथोड से जनरेट हुए थे, वो कैथोड से ओरिजिनेट हुए थे वो, और एनोड की तरफ गए थे, क्योंकि एनोड के पीछे हम लोगों ने एक स्क्रीन लगा दी थी ZNS की, जो चमकती है जब कोई पार्टिकल टकराता है। ठीक है, इन रेज को हमने नाम दे दिया था कैथोड रेज। इन रेज को हमने क्या नाम दे दिया है? इन रेज को हम लोगों ने नाम दे दिया है कैथोड रेज। कैथोड रेज, ठीक। ओके ओके बेटा, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि ये नया पॉइंट है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है बेटा, अब ये ना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, इसमें थोड़ी बहुत बातें फिजिक्स से भी रिलेटेड होंगी। ठीक है, और फिजिक्स से भी रिलेटेड कुछ बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें फिजिक्स में पढ़ोगे, ज्यादा डिटेल में तो फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं तो छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा ना बहुत सिर्फ बेसिक सा आइडिया दे दूंगा, जिससे तुम्हें चीजें समझ में आने लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? जब भी मान लिया कोई, जैसे फील्ड मतलब क्या है? फील्ड मतलब जैसे मान लिया एक पंखा है, छत पे पंखा लगा हुआ है, उस पंखे की जो हवा आ रही है, नीचे हम बैठ रहे हैं, ठीक है, जहां तक उसकी हवा आ रही है वो उसका फील्ड है। अब उस फील्ड से जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा तो हवा आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, कोई पार्टिकल आया और वो पार्टिकल अट्रैक्ट होने लग गया किसी चीज से, या रिपेल होने लग गया किसी चीज से, तो वो उसका फील्ड है। उस फील्ड से बाहर जाएगा तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। मतलब जो फील्ड उसने जनरेट कर रखा है, उस फील्ड में अगर कोई पार्टिकल आया तो वो अट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका मान लेते हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ, मिटा दूंगा इसको। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका मान लिया ये कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल है, क्यू चार्ज का पार्टिकल, अगर ये पूरा फील्ड है इसके अंदर, मतलब इस फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल आया तो वो अगर इस फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल आएगा तो वो इंटरेक्शंस महसूस करेगा। कोई पार्टिकल आएगा तो इस पार्टिकल से वो अट्रैक्ट या रिपेल होगा। ठीक है, वो इंटरेक्ट होगा उससे। लेकिन अगर इसके बाहर रहा तो वो नहीं आएगा। जैसे कि क्यू चार्ज का पार्टिकल अगर यहाँ पर रहा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे ही वो इस फील्ड के अंदर आया, तो उसे कुछ ना कुछ क्या मिलने वाले हैं? अट्रैक्शन या रिपल्शन मिलने वाले हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, ऐसे और डिटेल में तुम इसे किसके अंदर पढ़ोगे? फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। अभी तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मतलब है जहां तक वो अपना फील्ड जनरेट कर पा रहे हैं, और उससे बाहर अगर कोई पार्टिकल आएगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट समझाने वाला था मैं कि अगर कोई फील्ड नहीं है तो ये जो रेज मैंने बनाई है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई दिखती हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो बिल्कुल सीधी चलेंगी। ठीक है, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट जो बहुत काम का है। हाँ, फोर्थ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ
in the presence of electric field or magnetic field. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. In the presence of electric field or magnetic field, the behavior of cathode rays, the behavior of cathode rays, the behavior of cathode rays is similar. Behavior of cathode rays is similar to that of negatively charged particles. Negatively charged particles. Negatively charged particles. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा. मतलब क्या है इसका बेटा? In the presence of electric field or magnetic field, the behavior of cathode rays is similar to that of negative charge. मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये जो रेज हैं वो आराम से बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे, अगर नहीं है तो कोई फील्ड. लेकिन जैसे ही हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं तो इन रेज, ये जो रेज हैं, इन रेज का बिहेवियर वही होता है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का बिहेवियर होता है. इन रेज का बिहेवियर वही होता है जो बिहेवियर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का होता है. मतलब कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अगर मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेट किया गया है जिससे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर आया तो वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, और कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आया तो मान लिया कोई इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया. मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएं, अब हम इस एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है. तो ये जो रेज हैं वो भी इस डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो क्या कंफर्म करती हैं कि भाई इन पार्टिकल्स का भी नेचर वही है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नेचर होता है. क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी ये भी उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है बेटा? डिफ्लेक्ट हो रही है. तो इसलिए मैंने बोल दिया कि इन रेज का जो बिहेवियर है वो कैसा ही है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बिहेवियर जैसा ही है, और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बिहेवियर जैसा ही है. इसलिए अब हमने इन रेज के पार्टिकल जो है, जो कैथोड रेज हैं, इन रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं इन्हें हमने क्या बोल दिया? इन्हें बोल दिया हमने इलेक्ट्रॉन्स. क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन्स. सजेस्टिंग दैट cathode rays consist of negatively charged particles called electrons. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि जो नेचर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का था, मतलब अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहे थे. अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में रिपेल हो रहे हैं तो ये पार्टिकल्स भी इस डायरेक्शन में रिपेल हो रहे हैं. इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इन रेज का जो नेचर है वो भी नेगेटिवली चार्ज नेचर है. मतलब इन रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी किस चार्ज के हैं? इन कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी किस नेचर के हैं? नेगेटिवली चार्ज नेचर के हैं, जिनका नाम हमने, उन पार्टिकल्स का नाम फिर हमने क्या दे दिया? वो साइंटिस्ट ने उन पार्टिकल्स का नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. एक लास्ट पॉइंट और है, फिर ये डिस्कवरी खत्म हो जाएगी. लास्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ cathode rays do not depend on material of electrodes and nature of gas present in discharge tube.
है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट को पूछ लेते हैं हम लोग। क्या मतलब है, जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज किसकी बनी है, इलेक्ट्रॉन्स की बनी है। अब तो समझ में आ गया ये कैथोड रेज किसकी बनी है, इलेक्ट्रॉन्स की बनी है। किसकी बनी है, इलेक्ट्रॉन्स की बनी है। कैथोड रेज जो बनी है वो किसकी बनी है, इलेक्ट्रॉन्स की बनी है। कैथोड रेज जो बनेंगी वो किसकी बनी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है। उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या बोलती है हमने, इलेक्ट्रॉन्स बोलती है। ठीक है, मतलब क्या है इस पॉइंट का, अगले पॉइंट का मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये हमारा है कि जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा, ये जो मेटल इलेक्ट्रोड तुमने लिया है, ये चाहे किसी का भी हो, ये चाहे गोल्ड का हो, चाहे सिल्वर का हो, ये चाहे कॉपर का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, चाहे आयरन का हो, चाहे किसी का भी हो, इन रेज की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कैथोड रेज होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये मटेरियल, ये जो मेटल की ट्यूब है वो किसकी बनी है, ये गोल्ड की है, सिल्वर की है, या लोहे की है। इन रेज की प्रॉपर्टीज नहीं बदलेंगी, ऑब्वियसली नहीं बदलेंगी बेटा। क्यों नहीं बदलेंगी, इतना तो तुम्हें भी आता ही होगा कि चाहे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकले, चाहे गोल्ड सिल्वर में से इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे गोल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकले, क्या इलेक्ट्रॉन का मास बदल जाएगा, नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदल जाएगा, नहीं। क्या चाहे इलेक्ट्रॉन का नेचर बदल जाएगा, नहीं। मतलब चाहे कैसी भी, किस पार्टिकल किसी में से भी निकल रही हो ये, लेकिन उनका नेचर, उनका क्या नहीं होगा, उसका नेचर नहीं बदलेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड। और दूसरा, नेचर ऑफ गैस, बेटा होता क्या है इसके अंदर ना, गैस भी भरी होती है। और भी क्या भरी होती है इसके अंदर, गैस भी भरी होती है। तो चाहे गैस कोई सी भी भरी हो, होता क्या है गैस, बेटा कुछ ना कुछ क्या पता क्या होना चाहिए, कुछ मीडियम तो होना चाहिए कुछ सब्सटेंस को मूव करने के लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ बीच में क्या भरे हुए हैं, गैस भरी हुई है इस ट्यूब के अंदर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस गैस से टकराते हैं, गैस को भी आयनाइज कर देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं किससे, गैस के पार्टिकल से, तो वो गैस के पार्टिकल्स भी आयनाइज हो जाते हैं। गैस के पार्टिकल्स आयनाइज हो जाते हैं मतलब उन गैस के पार्टिकल्स में भी क्या निकलते हैं, क्या निकलने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पर चाहे कोई भी गैस भर दो, चाहे हीलियम भर दो, चाहे नियोन भर दो, चाहे ऑक्सीजन भर दो, चाहे कोई भी गैस भर दो, चाहे सिल्वर ले लो, चाहे गोल्ड ले लो, या कॉपर ले लो, कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया अपना कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें किसकी डिस्कवरी होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी। आगे प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।